Hey guys, what's up? So this is your educator Adarsh Raj and this is a special series for NEET aspirants. तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो आज जो है वो उसका पहला लेसन है। कोशिश आप लोगों को बच्चों की ये रखनी है कि आप लोग ये सारे लेसन जो हैं वो ध्यान से देखें और हर लेसन के बाद जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ वो लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करें। ठीक है। लेसन वाइज ये पूरी सीरीज आप लोगों को मिलेगी जो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़नी है और इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी आपको मैं दूंगा। ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट करिए और एंड तक आप मुझे बताएंगे कि आपको 90 टू 95% चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 90 टू 95% चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो भी हम लोग डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। तो आज जो हमारा लेसन है वो पहला लेसन है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल आराम से स्टार्ट करूंगा। आपको इस लेसन के देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम्स आप लोग कमेंट में मुझसे शेयर कर दें। ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला लेसन हम लोग देखें तो हम लोग बात करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है बेटा वो आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के ही लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 to 3 क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि इस चैप्टर को बहुत आराम से करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं बेटा, मेरा नाम आदर्श है। ये मेरी फोटो है, मुझे आप लाइव भी देख रहे हैं। खैर ठीक है। मैंने 2011 में जेई क्रैक किया था, उसके बाद मैंने बीटेक की है और उसके बाद मैं लगभग 6 इयर्स से टीच कर रहा हूँ जेई और नीट के बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चों ने रैंक निकाली है इसी फिजिक्स से जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करें। तो बेटा क्या होता है, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन सीखें तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक करंट। दिस चार्ज इज ऑफन कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से। इसका मतलब क्या है बेटा, जब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो मतलब होता है कि पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर हम मान ले कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज। और अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड यानी हर 1 सेकेंड में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग रेट को जो डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। रेट हम डिफाइन करेंगे कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास किया और यही हमारी क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर इसको हम सीधे शब्दों में कहें तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है वही क्या कहलाती है, करंट कहती है। तो सपोज करो, मान लो किसी वायर में से 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड 10 कूलाम चार्ज पास कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो करंट कितनी आएगी, 10 एम्पियर। एज सिंपल एज दैट। अगर किसी वायर में से 2 सेकेंड में 10 कूलाम चार्ज पास कर रहा है तो करंट कितनी आएगी, सोच के बताओ। अगर 2 सेकेंड में 10 है तो 1 सेकेंड में कितना पास कर रहा होगा, 5, यानी 5 एम्पियर करंट आएगी। तो कहानी पूरी आती कहां पे, कहानी पूरी यहां पे आती है कि हमें ये देखना है बेसिकली कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया है। ठीक है। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो किया होगा उतना हम लोगों का करंट हो जाएगा। तो इसी को अगर मैं बोल दूं कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है टी सेकेंड में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं। देखो, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है टी सेकेंड में तो करंट कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये कैसे लिखा आपने सर, क्योंकि यहां पे भी तो देखो हमने क्या लिखा था, 5 कैसे आया था, 10/2। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मान लो हमने कहीं पे कोई सेल लगा दिया तो इस सेल की वजह से
करंट फ्लो करेगी। तो जो करंट फ्लो करती है उसकी कुछ डायरेक्शन होती है। तो करंट हमेशा किधर फ्लो करती है बेटा? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट फ्लो करती है। किधर फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट। तो अगर आपको ये सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है तो देखो, करंट कहाँ फ्लो कर रही है? पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है। जबकि इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चल रहे हैं। ठीक है? तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट चलती है, या हम ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की तरफ चलती है। बिल्कुल इजी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो करती है, वहां पे दो चार्ज कैरियर होते हैं। एक तो पॉजिटिव आयंस होते हैं और एक नेगेटिव आयंस होते हैं। वहां पे जो करंट होती है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से फ्लो करती है। लेकिन डायरेक्शन फिर से क्या होगी? जिधर पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे होंगे उधर ही हम करंट लेंगे। इज दैट ओके? तो अगर हम कहें कि किसी भी कंडक्टर में से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी डेल्टा टी टाइम में, तो हमारे पास करंट कितनी आ जाएगी? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसे एवरेज करंट भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे एवरेज करंट कहा गया है। डेल्टा की क्या है बेटा? टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर टाइम में। सो एवरेज करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आपकी यूनिट तो अगेन एम्पियर ही रहेगी, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि ये क्यों चार्ज मूव कर रहा है ना? तो इसको सपोज करो, अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और ये एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो होता क्या है कि इस पॉजिटिव एंड और इस नेगेटिव एंड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर देती है। और आपने पढ़ा है कि अगर किसी चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है बच्चों? Q इंटू ई। और इसी फोर्स की वजह से उनके पास क्या आ जाती है? एक एक्सेलरेशन आती है। और इस एक्सेलरेशन की वजह से उनके पास क्या आती है? एक वेलोसिटी आती है या एक स्पीड आती है। अब बहुत सारे चार्जेस हैं, तो बहुत सारे चार्जेस की बहुत सारी स्पीड होगी, तो हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुना होगा आप लोगों ने। तो जब इनके पास ये वेलोसिटी आती है तो सारे के सारे चार्ज एक तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जिधर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो करंट हम मानेंगे उधर ही फ्लो कर रही है। अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम कहेंगे कि करंट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम इसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, उसमें से एक कौन सी है? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह पूछेगा नहीं नीट में, आपको पता है, बट फिर भी पता होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आई और ए। जनरली जो यूज किया जाता है वो ये है, ए। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। एम्पियर कब होती है बेटा? जब 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, किसी कंडक्टर से पर सेकेंड क्रॉस करते हैं, तब हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में या उस कंडक्टिंग वायर में करंट कितनी है? 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा। नंबर क्या है? N इज इक्वल टू 6.25
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास कर जाते हैं। सोचिए कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जब ये इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है, मैंने आपको बताया करंट के पास कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा, I इज इक्वल टू लेट अस से 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 30 एम्पियर है, कितना भी हो सकता है ना बच्चों। तो अगर करंट के पास 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 30 एम्पियर है, इतना मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, यस, करंट के पास डायरेक्शन भी है, यस। तो करंट कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए थी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, नहीं होती है। करंट कैसी क्वांटिटी होती है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन उसे हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं तो हम उसे कंसीडर करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आप पता करना भाई कि सर ने ये क्या बता दिया, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, जरा आप मुझे पता करके कमेंट में बताना। अब इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। आपने पढ़ा था ना ट्रायंगल लॉ, क्या होता था ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर्स होते थे, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। क्या हम करंट में ऐसा करते हैं, नहीं। अगर एक वायर से करंट आ रही है 2 एम्पियर, दूसरी वायर से आ रही है 3 एम्पियर, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 एम्पियर मिलेगा। हमें बिल्कुल नहीं देखना है कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है। इसीलिए करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चल अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। अभी मैंने आपको बताया एक टाइम इंटरवल के बीच में करंट की वैल्यू क्या होती है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछें तो उस वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमारे को करंट की वैल्यू पता करनी हो तो उसे इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। इसे लिखेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसका मतलब भी यही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यहां पे क्यू क्या है बच्चों, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये जो चार्ज है इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ क्यू। तो क्यू कैसे दिया होगा बेटा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम क्यू को, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कहीं पे चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, Q इज इक्वल टू 4t² प्लस 2t। कैसे फ्लो कर रहा है बेटा, 4t² प्लस 2t। सो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq बाई डी टी। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq बाई डी टी। तो हम इसको कैसे रख देंगे बेटा, d बाई डी टी ऑफ 4t² प्लस 2t। 4t² प्लस 2t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 8t प्लस 2, कितना आ गया, 8t प्लस 2। अब अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो हम निकाल लेंगे I इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 34 एम्पियर। अब यहां पे आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं जिसका आपको आंसर ऑनेस्टी से देना है, ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों को डिफरेंशिएशन आती है बेटा,
क्या आप लोगों को इंटीग्रेशन आती है? अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आती है तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन जो है पेपर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही आएगा, अगर वो इंट्रोडक्शन ऑफ करंट से आ रहा है तो। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इजी इजी पढ़ा के चला जाऊं और मैं आपको बोलूं यहीं से आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बात यह है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कैसे सीखेंगे? तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि किस किस बच्चे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चाहिए। मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनफैक्ट पूरे मैथमेटिकल टूल्स का एक सीरीज बनाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स, अगर मुझे 20 स्टूडेंट्स भी कह देते हैं, 20 स्टूडेंट्स कि सर मैथमेटिकल टूल्स की आप एक सीरीज बना दो, तो मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज बना दूंगा। ठीक है? तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तभी आप इंस्टेंटेनियस करंट के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि किसी किसी कंडक्टर में से, मान लीजिए ये आपके पास कंडक्टर है, इसके अंदर n चार्जेस है और इन चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट आई है। तो हम करंट को क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू एन क्यू इंटू टी। क्यों? क्योंकि बेटा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटे? कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है? एन ई के बराबर होता है। यहाँ पे प्लस माइनस भी होता है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि मुझे करंट में क्या चाहिए? मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन तो हम निकालेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव से, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो Q इज इक्वल टू एन ई। इसीलिए जब हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं तो हम क्वांटाइजेशन से फॉर्मूला लगा सकते हैं एन ई बाई टी। तो आपको यहाँ पे ये करंट का एक नया फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया बच्चों? एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई की वैल्यू क्या है? ई की मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। टी क्या है? पता है बिल्कुल, क्या है? टाइम है। तो जब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इट इज वेरी इजी। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको कितने फॉर्मूले मिल गया देखो। कौन कौन सा फॉर्मूला देख लिया हमने? आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आखिर में तो सारे टीचर एक ही लाइन मारते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम बोले कि ठीक है, आपने मैंने बताया कि सर कंडक्टर में आपने बोला कि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर गई। अभी तक तो हम देख रहे थे कि इतना चार्ज पास कर रहा है, तो बताओ कितनी करंट है। अगर अब पूछे कि बताओ ये करंट आपको हम दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि इसमें से कितना चार्ज फ्लो किया है, तो कैसे बताएंगे? है ना बेटा? तो कैसे बताएंगे? तो हम उसको कैसे बताएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सो अगर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, डी क्यू बाई डी टी, तो हम बेटा क्या करते हैं? आई को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आई इज इक्वल टू आई इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो बच्चों, जब टाइम जीरो था या T1 था तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा था? जीरो, क्योंकि शुरू में कोई करंट नहीं थी। जब टाइम T2 हो गया तो कितना चार्ज फ्लो करने लग गया? मान लेते हैं कैपिटल क्यू फ्लो करने लग गया। तो होगा क्या? डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल क्यू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। कहां से कहां तक बच्चों? T1 से T2। अब आप फिर बोलोगे सर आप तो इंटीग्रेशन ले आए। तो बेटा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या आपको इंटीग्रेशन आती है?
सर नहीं आती, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आप कमेंट करो बेटा, और मैं आपके लिए इंटीग्रेशन की वीडियो बनाऊंगा। अब ध्यान से समझिए। तो अगर हमारे पास आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो हम चार्ज कैसे निकालते हैं? चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू। तो इसमें क्या होगा? आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, वो आपको इंटीग्रेट करना है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। अभी इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा मैं। लेकिन मैं अभी ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है नहीं। अगर मैं क्वेश्चन करा दूं और आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है बेसिक, तो वो समझ नहीं आएगा। तो आप मेरे को पहले बताओ, एक दो वीडियोस में पहले बेसिक कंसेप्ट्स पे निकालता हूँ, फिर मैं सीधे नीट के क्वेश्चंस पे आऊंगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं आपको आई इज इक्वल टू क्यू बाई 10 कूलम चार्ज दूं, 2 सेकंड टाइम दूं और बोलूं कि भाई बताओ करंट। नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसा गेम नहीं खेलेंगे, अपन खेलेंगे बड़ा गेम। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। कहीं पे भी इंटीग्रल का साइन आता है तो इंटीग्रल का साइन का मतलब यही होता है एरिया अंडर। अब इसके बाद क्या फंक्शन है? आई और टी। तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ कहां से कहां तक? T1 से लेके T2 तक। तो फ्रॉम T1 T2 आपको क्या देने वाला है? आपको चार्ज की वैल्यू देने वाला है। यानी कि पेपर में आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, किसका किसका? आई वर्सेस टी का ग्राफ। और आपसे पूछा जाएगा बताओ इस टाइम में T1 से लेके T2 में कितना कितना कितने आदमी थे। तो क्या पूछेगा वो कि कितना चार्ज फ्लो किया। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है। ये एरिया ही आपको क्या देगा? टोटल चार्ज देगा। क्या देगा? टोटल चार्ज देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नीट के पर्सपेक्टिव से, जेई के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझो। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज करंट एसोसिएटेड विद अ रिवॉल्विंग चार्ज। अगर कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, सपोज करो किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग चार्ज? तो क्या होगा? सिंपल, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वन बाई टाइम इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज। एफ क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको सीधे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा नीट के और जेई के। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं बैठा हूं कराने के लिए कि आपको दो चार इजी इजी क्वेश्चन करा दे और बोल दे सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। सो वन बाई टी इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाई टू पाई। एंड अगर हम देखें कि ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, रोटेशन में पढ़ा है। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो हमने वी बाई आर रख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम आर से, और इस इक्वेशन में भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम आर से। तो हुआ क्या? v इंटू एम आर एंगुलर मोमेंटम बन गया। क्यों? क्योंकि हमने रोटेशन में पढ़ा है कि L यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। तो करंट एसोसिएटेड विद ए रिवॉल्विंग चार्ज इज एंगुलर मोमेंटम इनटू चार्ज बाय 2 पाई एम आर स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया मैंने आपको। ये सीधा आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में सीधा क्वेश्चन मिल सकता है और आपका आंसर ही आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगला यही ध्यान रखिए, अगर आपके पास N1 प्रोटॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड N2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, तो जो करंट आएगी वो दोनों की वजह से आएगी बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं N1 प्लस N2
इंटू ई बाई टू, ये बिल्कुल बाई टी बिल्कुल इजी है। क्या लगाया है हमने? क्वांटाइजेशन, टोटल चार्ज लगाया है। टोटल चार्ज प्रोटॉन के पास N1 इंटू ई और इलेक्ट्रॉन के पास N2 इंटू ई। अब कोई ये मत कहना कि सर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइनस क्यों नहीं लिया। बेटा माइनस साइन एक डायरेक्शन सिग्निफिकेटरी होता है कि वो डायरेक्शन दिखाता है। इट इज नॉट अबाउट, हम यहाँ पे सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड, अगर इलेक्ट्रॉन भी करंट को सपोर्ट कर रहा है, प्रोटॉन भी करंट को सपोर्ट कर रहा है, तो टोटल करंट ऐड होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों वाली चीज है, स्टेडी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। नॉन स्टेडी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता है। तो ये हम लोगों का कौन सा चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई एंड एसी। उसमें डिटेल में बात करने वाला। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? डीसी की। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इज दैट ओके? अब बताओ, करंट जहां फ्लो करती है उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स नहीं, मटेरियल्स में कंडक्टर्स। जहां पे करंट फ्लो करेगी वो क्या कहलाएंगे? कंडक्टर्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। Insulators which do not allow the flow of current. And the third material is semiconductor. Semiconductor चैप्टर है लास्ट, तो ये भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करने वाले हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक। ओके, हैव अ नाइस डे।